नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद गुफरान आफरीदी और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। पूरा मुल्क 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया मना रहा है। 26 जनवरी का वो दिन है जब सन 1950 में हिंदुस्तान ने खुद को एक जमहूरी मुल्क करार दिया और एक ऐसा आइन नाफिज किया जिसने हर शहरी को बराबरी, आज़ादी और इंसाफ की ज़मानत दी। लेकिन आज 77 बरस बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम वाकई अपने आइन की रूह पर अमल कर पा रहे हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आइन कहाँ खड़ा है, जमहूरियत किस मोड़ पर है और शहरियों की क्या जिम्मेदारी है। नाजरीन, आइन सिर्फ कानून की किताब नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम के ख्वाबों की दस्तावेज़ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आइन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर इस पर अमल करने वाला अच्छा ना हो तो वो नाकाम हो जाता है। तो आज सवाल यही है, क्या हम आइन पर अमल करने वाले अच्छे साबित हो रहे हैं। नाजरीन, 26 जनवरी सिर्फ तिरंगा लहराने का दिन नहीं है बल्कि खुद से सवाल पूछने का दिन है। क्या हमने आइन को सिर्फ तकरीबात तक महदूद कर दिया है या वाकई उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। आइन हमें हक भी देता है और ज़िम्मेदारी भी। अगर हम अपने फ़राइज़ भूल जाएं तो हुकूक भी कमज़ोर हो जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनके ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनके ज़रा याद करो कुर्बानी तानी। जो शहीद हुए हैं उनके ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद दिल्ली माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी सईद खान साहब, हम उनसे बात करें। सर, आप किस तरह से देखते हैं 1950 में आइन नाफिज हुआ, उसके बाद क्या सिचुएशन है, अब आने वाली जमहूरिया जैसे 26 जनवरी है, जश्न जमहूरिया मना रहा है, हम लोग कहाँ पर देखते हैं अपने आइन को, बाबा साहब का आइन को हम कहाँ तक महफूज पाते हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है आज की डेट में जिस तरीके से जो कल तक हकूक़ थे, तमाम जितने अक़लियत, आप माइनॉरिटीज़ को देख लें, आप SC ST को देख लें, आप आदिवासी को देख लें, आप पिछड़ा वर्ग देख लें, तमाम जितने भी ये तमाम जितने हमारे ये आबादी थी या ये जितने भी लोग थे, तो इनका मैं समझता हूँ पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उनका जो लिखा हुआ जितना भी हमारा संविधान था, उस संविधान की मैं समझता हूँ आज के दौर में आज की सत्ता जिस तरीके से वो सत्ताधारी दल जिस तरीके से वो उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके से उनका चलाने का तरीका है, जिस तरीके से वो मैं समझता हूँ अक़लियतों के साथ जुल्म होने देना, और बहुसंख्यक को ऐसा लगता है, किसी का मानना ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस संविधान को तार तार करके उनको खुश करना भी हो सकता है। जिस तरीके से कानूनी इदारे मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट या माननीय कोर्ट जो भी फ़ैसले करती हैं, जिस तरीके से फ़ैसले का ज़मीनी तौर पर उसका पालन होना चाहिए, तो वो जो शासनिक प्रशासनिक तौर पर वो अंडर प्रेशर होकर काम करना ऐसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, और तमाम आज से 10-15 साल पहले तक जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होता था और लागू होता था, जिस तरीके से तमाम इदारों को महफूज एक माना जाता था, सब लोग वहाँ अपने आप को महफूज समझते थे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर संविधान का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है आज के समय में। बिल्कुल ये तो अंडरस्टूड है। देखिए, जश्न जमहूरिया बिल्कुल हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी तरीके का हो, अमीर हो गरीब हो, हिंदुस्तान
भारत उसके लिए सबसे पहला, उसके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर सर्वोपरि है, बिल्कुल प्रायोरिटी है उसकी। पर कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो SC ST दलित पिछड़ा वर्ग जितना भी है, वो कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासनिक प्रशासनिक तौर पर ऐसा समझा जाना चाहिए कि हम संविधान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो शासनिक प्रशासनिक तौर पर। तो जाहिर सी बात है, हम उसको कानूनी तौर पर अपनी मांग को मनवाने वाले हो सकते हैं। शासन प्रशासन को हमारी उस मांग को मानने में, क्योंकि हम कानूनी तरीके से अपने हकूक़ को मांग रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कानून अपना सत्ता पक्ष भी या शासन प्रशासन भी वो हमारे लिए सोचेगा। तो उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं समझता हूँ अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद को एक साथ जोड़कर और अपना एजुकेशन अवेयरनेस पर फोकस करा जाए, और उस एजुकेशन अवेयरनेस के बाद हम लोग आगे अपने उस हकूक़ को अपने तरफ लाने के लिए उसमें कानूनी तौर पर कानून की मदद लें। ऐसा हमारा मानना है। संविधान हमारा इतना कमज़ोर नहीं है, बहुत खूबसूरत कानून है, बहुत प्यारा कानून है, नो डाउट। हमारे देश का आइन एक खूबसूरत आइन है, और ये ऐसा खूबसूरत आइन है, इसके अंदर हमारे देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ता है और सभी लोगों की एक साथ जोड़ करके खूबसूरत मुल्क बनाता है, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। और इसके अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ में जोश खरोश के साथ सारे त्यौहार मनाते हैं, और 26 जनवरी को भी त्यौहार की तरह मनाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो कानून 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ, उसमें उस कानून के अंदर मुल्क के अंदर बहुत सारे हकूक़ मुल्क के लोगों को दिए गए, और लोगों ने उन हकूक़ से फ़ायदा उठाया, और लोगों ने उस हकूक़ को उस हकूक़ के ज़रिए अपने मुल्क के अंदर खुश आइनी खुशहाली के साथ में ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, और नहीं जान पाने की वजह से वो उनको सही तरह से उनकी सहूलियात को नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग फंडामेंटल राइट्स को जानें अपने, और जो जो उनके आइन के अंदर उनको सहूलतें दी गई हैं, आइन में उनके हकूक़ दिए गए हैं, उसको वो पहचानें, और मुल्क के अंदर और ज़्यादा बेहतर खुशहाली के साथ में सब एक दूसरे के साथ चलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम मुल्क वासियों को, जो आने वाला जो 26 जनवरी है हमारा आज़ादी है, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जश्न जमहूरिया जो अभी आने वाली है उसके मैं एडवांस में सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि कानून के सिलसिले में जो हमारा बाबा साहब ने जो हमें ये कानून दिया, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ हिंदुस्तान में, तो हम अगर पस मंज़र में देखें तो जो कानून हमारे मुल्क को दिया गया वो किसी भी तरह से ख़राब नहीं था, अच्छा ही था। लेकिन नाफिज़ करने की जहाँ तक बात है, तो आने वाले हुकूमतों ने, जो भी हुक्मरान थे, उन्होंने इसको, जो हमारे पसमानदा थे या हमारे जो माइनॉरिटी के लोग थे, ख़ास तौर से उनको बहुत उपेक्षित रखा गया है, और उनको उसका हक़ उनको नहीं दिया गया है। और ख़ास तौर से मैं कहूँ अगर कि पिछले 12-13 सालों में जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से तो वो कानून में पहले से भी बदलाव होते रहे हैं, और सारी हुकूमतों ने जो हुकूमतें आई हैं तो बदलाव करते रहे हैं कानून में। लेकिन ख़ास तौर से जब से ये हुकूमत आई है, जो हमारे पसमानदा लोग हैं, हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत तरह के कानून इन्होंने लाए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, चाहे वो 3 तलाक़ का मसला हो, बहुत सारे मसले हैं, सारे मसले का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बिल्कुल उनकी सोच ही यही है, किसी भी तरह से ऐसे तबके को कमज़ोर किया जाए कानून के ज़रिए, और अपने मतलब जो उनकी सोच रही है, संघी सोच है, उस तरीके से जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल मिलना चाहिए, इसीलिए तो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ करके ये कानून बनाया था। लेकिन हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारा पुराना कानून है, जो हमें ये हक़ दिया गया है, हमारे पसमानदा लोगों को, हमारे माइनॉरिटी के लोगों को जो हक़ दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आने वाले हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे हम कि इस तरह की सोच को बदलें
और पूरे हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते की तरह लेकर के चलें और इस तरह का कानून लाएं, इस तरह का मतलब अपना एक माहौल बनाएं कि सारा हिंदुस्तान जो है मिलजुल कर, जैसे पिछले 75 सालों से हम रहते आए हैं, उस तरह से हम रहें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं मिल करके। मोहम्मद शकील अहमद साहब, सर आप कितना मानते हैं जो 1950 के अंदर जो आइन नाफिज हुआ था कितना इम्प्लीमेंट हुआ है सर? जी, मैं सबसे पहले गुफरान भाई, मैं मुंसिफ टीवी को मैं 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं और मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। 1950 में 26 जनवरी हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान बना के दिया और मैं बाबा भीमराव के मैं कहना चाहूँगा कि भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, जिन्होंने हमें ये राइट्स दिया कि हम अपनी बातों को, अपने धर्म की रक्षा, अपने स्वतंत्र होकर अपनी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पिछले चंद सालों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जो है आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, ये हमारे संविधान के विपरीत है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमें ये ख़ास तौर से यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित है, पसमानदा है तबके के लोग हैं, पिछड़े हैं लोग हैं, जो लोग हैं, इनको दबाया कुचला जाता है। चाहे वो जिस स्तर पे वो अपनी बात को नहीं रख सकता, अपने हक की बातें नहीं कर सकता, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है कहीं न कहीं पे किसी न किसी बहाने बुलडोज़र का जो है जो कार्य चलता रहता है, जिससे माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कई बार एक्शन लिया, बावजूद इसके भी जो है कुछ सरकारें हैं जो इसको नज़रअंदाज करके और एक पक्ष को जो है टारगेट करके उस पर जो है एक्शन लेती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं हर मज़हब के लोगों ने खून बहाया है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये आज की जो जिस तरीके से आज़ादी आपकी छीनी जा रही है, आपके संविधान को जो है तोड़ा जा रहा है और आपके राइट्स को नहीं माना जा रहा है, हमें एकजुट होकर के एकताई के साथ जो है ऐसे लोगों के साथ हमें लड़ना पड़ेगा और इनसे मुकाबला करके हम अपने हक को जो है पाने की पूरी कोशिश करेंगे। कि जो 1950 में जो आइन नाफिज हुआ था, बना था, फिर उसके बाद कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सर? आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल, क्योंकि आप एक वकील हैं और सारी चीज़ों को आप जानते हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में जो अमेंड हुआ था और लाया गया था, तो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स जो 1950 से आज तक और हमेशा आगे चलते भी रहेंगे, जैसे कि एक आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते, मुसलमान, हिंदू, जैसे हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट, कास्टिज़म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बिल्कुल एक तरीके से है ही नहीं, सबके अपने राइट्स हैं। तो बहुत से ऐसे राइट्स, पढ़ाई के राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहले और अब मैं कहूँ तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आज मैं इस सरकार के अंडर कैसे देखता हूँ, तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो होता आया है, होता रहेगा और देश कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा। यहाँ आवाज़ एक तरीके से दबाई जाती है। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं, नीचे वर्ग के हैं, अगर आपको लोग कह देते हैं कि ये, आज भी लोग कह देते हैं कि इस ज़ात के हैं और इनको ये राइट नहीं है, पढ़ने का राइट नहीं है, स्पीच देने का राइट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं वायलेट हो ही रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं, जो मेजॉरिटी में दलित समाज है, उनके साथ भी काफ़ी हद तक अन्याय तो होता ही है और इसके लिए कोर्ट्स हैं। मैं आज भी जुडिशल सिस्टम को मानता हूँ और जुडिशल सिस्टम पूरा ज़िंदा है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही सुप्रीम कोर्ट में होता है और कोर्ट हर उस माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, सबके लिए बराबर खड़ा है और खड़ा रहेगा और एक्शन ऐसे लोगों पर लिए भी जा रहे हैं और हमेशा लिए जाएंगे। सर देखिए, बहुत से ऐसे लॉज़ हैं जो कि ये बात कहनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में
और बीएनएस में बहुत फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो एक इस देश की जनता के राइट्स बताते हैं। जो बीएनएस हैं, जो पहले थी आईपीसी और सीआरपीसी, तो ये जब रिपील्ड हुए और न्यू सेक्शंस आए हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये सेक्शंस, क्योंकि मैंने इनको सेक्शंस को पढ़ा है और इन सेक्शंस को पढ़ने के बाद मेरे को पता चला है कि अब पहले के मुकाबले रेप लॉज में काफ़ी चेंजेस आए हैं और स्ट्रिक्टनेस आई है। वरना पहले कि आप लॉज पढ़ेंगे रेप के रिगार्डिंग या माइनर्स के रेप के रिगार्डिंग, तो उसमें और अब की सख्ती में ज़्यादा फ़र्क है, अब ज़्यादा सख्ताई आई है। तो मैं इसको पॉजिटिव चेंज के तौर पे देखता हूँ। मेरा नाम रेहान अशरफ है और मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे रिपब्लिक डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और अभी उसका 77th जो हम ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक ऐसा देश जहाँ पर इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वो कहीं झगड़े हो रहे हैं, कुछ होता है, वो घरों में भी इख्तलाफ होते हैं, लेकिन हमारा देश मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, हमारा देश अभी भी एकता के लिए जाना जाता है, अनेकता में एकता। तो मेरी दुआ है कि ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और सब मेल मोहब्बत से लोग इस देश में रहते रहें, क्योंकि मेल मोहब्बत रहेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सबको गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की मुबारकबाद। बाकी सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें जुडिशरी की या बात करें अदालतें की, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे देश में उसकी में कमी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों करोड़ों कोर्ट पेंडिंग्स पड़े हुए हैं केसेस, और उसमें कहीं जजेस की कमी है, सिस्टम्स की कमी है। तो जब तक पूरा जुडिशरी सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलेगा तो ये केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं 10-10 साल, छोटी मोटी धाराओं के केस जो है 6-6 साल 7-7 साल चलते रहते हैं। तो सिस्टम को बदलाव बहुत ज़रूरी है और लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा है और सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत है तो हमारा देश सेफ हाथों में है। क्या आप देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरी चीज़ों से जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, डिस्क्रिमिनेशन तो नज़र आ रहा है, भेदभाव नज़र आता है। अगर कोई देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या पसमानदा के लोग हैं, अगर उनसे कोई चीज़ें, कोई क्राइम हो रहा है तो उनको सालों लग जाते हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। और वही चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ बहुसंख्यक समाज में, मेजॉरिटी में, तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बदलाव है। उनको हिंदुस्तान के नाते उनको सबको एक सोचना होगा कि इनके लिए कानून सबके लिए बराबर है और सब हिंदुस्तानी हैं। तो कहीं वी आर इंडियन फर्स्ट। कहीं कोई चीज़ कमज़ोर नज़र आती है, खोखलापन नज़र आता है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहा है, भेदभाव नज़र आ रहा है और ख़ासकर इसमें प्रशासनिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। खासकर देखते हैं कि पुलिस का जो मैटर चीज़ें समझ में आ रही हैं, बड़ी क्लियर है कि अभी छोटी मोटी कोई बात हो जाती है उस पर इतनी सारी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, और दूसरे समुदाय के लोगों पर जो है एक छोटी मोटी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको बेल मिल जाती है। जस्ट एग्जाम्पल, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ, जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज के लोगों ने हथियार बांटे या तलवारें बांटी या जो बांटी, हाल उसकी दूसरे दिन बेल हो गई और वो जश्न मनाते हुए वो घूमते का, ये तो कानून को वो लोग कमज़ोर समझते हैं। लेकिन कानून की गिरफ्त में जब कोई आता है तब जो है उसको सरकार, उसको कानून पूरी सज़ा देता है। कानून कमज़ोर नहीं है, इस देश का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, मजबूत है और उसी से चलेंगी। ये वक्ती तौर की चीज़ें हैं जो चल रही हैं, देश कानून से ही चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा। तो ये बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा आने वाले समय में। गुड इवनिंग। एक तो सबसे पहले मैं अपने सभी भारतवासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आज हमारे देश को कानून लागू हुए 77 साल हो चुके हैं। 1950 में कानून लागू हुआ था हमारे देश का अपना, जो कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाता है और देश हमारा संविधान के हिसाब से ही चलता है। लेकिन इन 77 सालों में काफ़ी बदलाव आया है।
और जैसे हर चीज़ में बदलाव आया है तो काफ़ी कानूनों में भी बदलाव आया है। कानून की काफ़ी धाराएं बदली गई हैं, संविधान का नाम भी बदला गया है और हमारा कानून काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कि समानता का अधिकार हमें देता है। अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, सभी भारतवासियों को समान जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं को बराबर का अधिकार सब दिया जाता है। लेकिन लगता है हमें कि हकीकत इसके बरक्स है जी। आप अगर समाज में कहीं भी देखें तो दबा कुचला वर्ग का हमेशा शोषण हुआ है, जबकि समानता का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारी छोटे गांवों को तो छोड़ दीजिए, शहरों में हम देखते हैं कि SC ST को समान अधिकार नहीं मिल पाते। उनको मसलन जैसे अगर वो शादी में दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, उसी प्रकार अल्पसंख्यक के साथ भी भेदभाव है, माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ बहुत भेदभाव है। और मौजूदा दौर में ये मैं काफ़ी हद तक स्पष्ट दिख रहा है कि मौजूदा दौर में अल्पसंख्यकों के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है। कि जो समानता का अधिकार है हमें ज़बरदस्ती दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़े हैं। जैसे जैसे कानून सख्त बनाए जा रहे हैं, जैसे रेप केस में बदलाव किया और उसे सख्त बनाया गया है, लेकिन मुझे लगता है लोगों में से भय कम हो गया है कानून का और केस बढ़ रहे हैं। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो रेप केस में बढ़ोतरी हुई है, घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। इसी प्रकार शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन करा दिया गया है शिक्षा का और उससे बहुत सारे बच्चे जो कि माइनॉरिटीज़ के हैं या SC ST के हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो हमारे देश में अभी बहुत सुधार की और जागरूकता की ज़रूरत है कानून को लेकर, क्योंकि जो कानून हमारा कहता है उस पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा रहा। वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वो कानून अब कहीं काम नहीं करता। अगर आप सत्ता में हैं या आप ताकतवर हैं या आप बहुसंख्यक हैं तो आप पे कानून काम नहीं करेगा। और अगर आप कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से हों या सामाजिक रूप से हों या आप किसी पिछड़े वर्ग से हों, तो सारे कानून आप पे ही नाफिज हो जाएंगे। देखिए, किताबी तौर पे अगर देखा जाए उससे बिल्कुल बदला हुआ सिचुएशन है। जो हम किताब पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, इन चीज़ों को देखा जाए तो इन सबका नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है। अब राइट टू इक्वालिटी की बात करें, कहाँ सबको एक इक्वल तरीके से नहीं देखा जाता। अब देख रहे हैं आजकल कम्युनलिज्म के वजह से कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है, हम उस कम्युनिटी के, हम उस कम्युनिटी के। तो ये कम्युनलिज्म चीज़ें संविधान के तो बिल्कुल ऑपोजिट है। और देखा जाए तो जिस तरीके से हमारा संविधान हम लोगों को बताता है कि हमें ऐसे जो गवर्नेंस है कैसा होना चाहिए, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम करंट सिचुएशन को देख रहे हैं। जी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करूँगी, क्योंकि हम आजकल जो चीज़ें देख रहे हैं, हम खुद भी बाहर जाते हैं, लेडीज़ के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, और आसपास के स्टेट्स वगैरह में भी हम न्यूज़ सुनते ही रहते हैं किस तरीके से ईव टीजिंग के मामले आ रहे हैं, रेप के मामले आ रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं मिल पा रही। अब इक्वालिटी की बात करेंगे तो अगर इक्वालिटी होती तो ये कम्युनलिज्म, रिलीजियस जो बायस चल रहे हैं, लोगों के आइडियोलॉजी जो बदल गई है करंट सिचुएशन को देख के, संविधान के बिल्कुल ऑपोजिट है ये। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपका दिमाग भी उसी स्तर से चलेंगे जैसे लोग चलाना चाहेंगे। अगर आपकी खुद सेल्फ नॉलेज नहीं है तो आप खुद कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत इंसान को एजुकेशन की तरफ भी होने चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करके जो रूमर्स फैलते हैं उन चीज़ों को ना देखते हुए खुद ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देखें, किस तरीके से सिचुएशंस चल रहे हैं, क्या हो रहा है। हम लोग सुन लेते जी यहाँ वहाँ ये हुआ है, तो उस चीज़ को हम फिर आगे फॉरवर्ड करते। तो ये जो बेवजह की मैसेजेस हैं, हाँ, रूमर्स वगैरह जो होती है, ये फॉरवर्ड ना करके एक शांति का माहौल बनाना ज़रूरी है। पढ़े लिखा बहुत ज़्यादा। और आजकल के जो स्टूडेंट्स और जो यूथ है, यूथ को हम क्या दे रहे हैं?
यूथ को हम यही चीज़ें दे रहे हैं कि कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रैली निकालनी, तो ये चीज़ें नहीं। यूथ को एक प्रॉपर एक विजन होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए। और ये चीज़ पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि आपके बच्चों की कंपनी क्या है, वो किस तरीके से कौन सी कंपनी में बैठ रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि आजकल के माहौल में ये चीज़ हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना अपने आसपास के माहौल से ही ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। आप सभी को यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। और एक शेर के साथ कहना चाहूँगी कि ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं था मोहम्मद गुफरान आफरीदी और आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी। और आप सभी को जश्न जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद।